कुंडली सूर्य से किस प्रकार से राजयोगों का निर्माण होता है? तो जातक पारिजात जो ग्रंथ में बताया गया है, वासी वेशी और उभयचरी, अर्थात सूर्यात् द्वादशे भावे ग्रहे द्वितीय च ग्रह रहिते सति वासी योगः। अर्थात हम ऐसा कहें कि हिंदी में ही आप लोगों को बताता हूं, अर्थात किसी भी कुंडली में सूर्य से द्वितीय भाव में चंद्रमा को छोड़कर अन्य ग्रह शुभ ग्रह जैसे कि बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र हो तो शुभ वेशी योग होता है, और सूर्य से द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह शनि मंगल हो तो पाप वेशी योग होता है। इसमें दो चीज है, पाप वेशी योग और शुभ वेशी योग। ये जो भाव है द्वितीय भाव है, और वासी वेशी दो योग होंगे। वासी योग होगा द्वादश में और होगा द्वितीय भाव में। जैसे कि हम कुंडली में देखें कि जो जन्म कुंडली है, कुंडली में सूर्य जहां बैठा है, मान लीजिए लग्न में सूर्य बैठा है, ठीक है, द्वादश भाव जो है खाली है, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं है, और आपका द्वितीय भाव में जो शुभ ग्रह हो, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इसमें चंद्रमा को छोड़ करके अगर द्वितीय भाव में बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र हो तो शुभ वेशी योग का निर्माण होगा। इसके परिणाम स्वरूप जातक सुशील, सुंदर, धनवान, निर्भर, धार्मिक होगा। इसका फल ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें पाप ग्रह बैठे हो तो पाप ग्रह में इसमें राहु केतु को ग्रहण नहीं किया गया है पराशर सिद्धांत में, तो इसमें अन्य दो ग्रह जो पाप ग्रह है जो आपका पाप वेश योग मंगल और शनि, तो इससे अगर ये द्वितीय भाव में बैठे हो, द्वादश घर में कोई ग्रह नहीं हो, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में बताते हैं शनि मंगल हो तो पाप वेशी योग होता है। यदि शनि यह योग बनाता है तो जातक को दिखने में वृद्ध रुक्ष शरीर वाला, दूसरों की स्त्री का हरण करने वाला और दुर्जन होता है, लेकिन सारावली के अनुसार ऐसा जातक धनवान होता है। एवं मंगल यह योग बनाता है तो जातक नीच स्वभाव का लेकिन दूसरों की सहायता करने वाला होता है। इसमें एक पॉइंट जरूर नोट करना चाहिए कि अगर शनि और मंगल अपने राशि का हो, अपना मूल त्रिकोण राशि में हो, उच्च का हो तो अच्छे परिणाम देंगे। अगर अन्य भाव अन्य राशियों में स्थित होते हैं तो उसका गलत नेगेटिव परिणाम होगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। तो आपने जाना अभी वेशी योग के बारे में। अब वासी योग, इसमें वोसी लिख दिया है लेकिन वासी लिख लेना सभी लोग, या वासी लिख दिया हूं मैंने, एडिटिंग थोड़ा कर दिया था। तो अब दूसरा योग जो बन रहा है उस विषय में कहेंगे वासी योग, अर्थात सूर्य से द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं हो और द्वादश भाव में ग्रह हो, तो ये आपका वासी योग बनेगा। वासी योग भी शुभ वासी योग होगा और अशुभ वासी योग होगा। पाप ग्रहों से निर्मित होगा तो पापी होगा, शुभ ग्रहों से निर्मित होगा तो शुभ होगा। तो इसको जानने के लिए हमें देखना होगा सूर्य से द्वादश भाव में चंद्रमा को छोड़ करके अन्य शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति अथवा शुक्र, ये ग्रह योग होते हैं तो बृहस्पति से योग बनता है तो जातक धार्मिक एवं प्रसिद्धि होता है। यदि शुक्र यह योग बनाता है तो जातक सच्चरित्र एवं सम्मानित, और बुध यह योग बनाता है जातक आकर्षक, सुंदर, मधुर भाषी एवं आज्ञाकारी होता है। आप ऐसे आकलन लगा लीजिए, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बुध किसका कारक है? वाणी का कारक है, विवेक का कारक है, वाक चतुरता का कारक है, अच्छा वक्ता बनाएगा, व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति क्या है? ज्ञान का अधिष्ठात्री ग्रह है, व्यक्ति को विद्वान बनाएगा, समाज में प्रतिष्ठित बनाएगा, ठीक है, बहुत मतलब, और सुख का भी कारक है तो सुखी बनाएगा। शुक्र जो है भौतिक सुख साधनों का कारक है और ज्ञान का भी कारक है, तो ये शुक्र जो है भौतिक सुख समृद्धि देगा, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब पाप योग बनेगा तो क्या होगा? तो पाप वासी योग बनेगा तो यह योग बनने से शनि और मंगल के हो तो
पाप वो सी लिख दिया है, वासी योग होगा। यदि शनि यह योग बनाता है तो जातक वृक्ष शरीर वाला, दूसरों को स्त्री का हरण करने वाला, दुर्जन होता है। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति चरित्रहीन भी हो सकता है, अर्थात कैरेक्टर ढीला होगा, आप ऐसा कह सकते हैं। जातक वृक्ष शरीर वाला, दूसरों का स्त्री का हरण करने वाला, अर्थात स्त्रियों से नाजायज संबंध बनाने वाला, दुर्जन होता है। यदि मंगल यह योग बनाता है तो जातक व्यापारी, योद्धा, प्रसिद्ध एवं स्वार्जित धन संपत्ति वाला होता है। थोड़ा सा कुटिल स्वभाव का होता है व्यक्ति, दुष्ट स्वभाव का होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें अगर सूर्य से, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर एक कुंडली देखेंगे, तो यहाँ जो सूर्य बैठा है, र का तात्पर्य रवि, सूर्य से द्वादश ये बैठ गया तो वासी योग हो गया, ठीक है। अब सूर्य से द्वितीय में बैठा है ये शुक्र, तो ये आपका वेश योग हो गया। सूर्य से दूसरे भाव में होना वेश योग, और सूर्य से द्वादश भाव में होना वासी योग होगा। तो यहाँ लिख दिया है जातक पारिजात में भी वासी वेशी उभयचरी योग के बारे में। क्या हो गया फिर? अर्थात इसके परिणाम किस प्रकार का देगा, इस विषय में हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। दोबारा मैं जुड़ता हूँ, ये थोड़ा स्क्रीन शेयर में प्रॉब्लम कर रहा है। अब उभयचरी योग के बारे में जानेंगे। और किसी कुंडली में सूर्य से द्वितीय भाव में और द्वादश भाव में ग्रह स्थित होते हैं तो आपका उभयचरी योग का निर्माण होता है। आइए जानते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में सभी को शायद, सूर्य बैठा हुआ है, देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है सूर्य जहाँ बैठा है, सूर्य से द्वितीय में आपका शुक्र बैठा है और सूर्य से द्वादश में आपका बुध बैठा है। तो ये उभयचरी योग है। तो अभी नए जो लोग जुड़े हैं उनको तो प्रारंभ से ही पढ़ाएंगे, कल से प्रारंभ होगा। बीच से जुड़े हैं तो जो पुराने हैं उन लोगों को तो समझ में आ रहा है सभी को। तो यहाँ लिख दिया है सूर्या द्वितीय द्वादशे च स्थाने सग्रहे सति उभयचरी योगो ज्ञेयः। अर्थात सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में अगर ग्रह स्थित होते हैं तो आपका यह योग बनता है। तो यदि चंद्रमा एवं राहु केतु को छोड़कर सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है। यदि सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक राजा या राजा के तुल्य धन, सुख, शील, दया और आदि गुणों से विशिष्ट होता है। सारावली के अनुसार ऐसा जातक भाग्यवान, विद्वान और सुखी होता है। यदि सूर्य से द्वितीय और द्वादश भाव में अशुभ ग्रह होता तो जातक को रोगी, पाप करना, कर्म करने वाला, दूसरों का सेवक और दरिद्र होता है। तो इसमें पाप ग्रह में आप लेंगे मंगल और शनि को ग्रहण करेंगे, अन्य बाकी को सभी आपको शुभ ग्रह, जैसे कि आपका गुरु, शुक्र और आपका बुध, ये शुभ ग्रहों में आएंगे। तो ठीक है, समझ में आ गया। उभयचरी योगों के बारे में भी समझ में आ गया। जी बोलो। ये योग श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ कब माना जाएगा? मान लीजिए अब ये जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में अगर वो ग्रह वर्गोत्तम हो, पुष्कर नवमांश में स्थित हो, नवमांश कुंडली में चेक करेंगे, या वर्गोत्तम हो तो अधिक श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। तो ग्रह देखिए, भारतवर्ष में नहीं अपितु तो विश्व में बहुत ऐसे लोग होते हैं, तो उनके कुंडली से आकलन लगाने के लिए हमें तो देश काल परिस्थिति अर्थात कैसे कुल में वो जन्म लिया है, वर्तमान उसको भी निरीक्षण आपको जरूर करना है फल कथन करते समय। तो मान लीजिए सूर्य से द्वितीय द्वादश में आपका शुक्र, शुभ ग्रह बैठा है शुक्र, और द्वितीय में आपका देवगुरु बृहस्पति बैठा है। तो ये इस प्रकार से ये उभयचरी योग बना रहा है। तो आप देखिएगा ये ग्रहों का जो अंश जो है ये उच्च का होकर के बना रहा हो, मूल त्रिकोण का हो रहा होकर के बना रहा हो, स्वराशि का हो करके बना रहा हो, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ फल देगा। पहले उच्च का, फिर
थोड़ा सा कम मूल त्रिकोण का, फिर उसके बाद स्वराशि का, फिर उसके बाद मित्र राशि का। ठीक है, इस प्रकार से योगों में जो नंबर घटते जाएंगे। अब इसमें और श्रेष्ठ क्या होगा कि आपका कुंडली में ऐसी स्थिति में है, वो पुष्कर नवमांश है में हो, लग्न नवमांश कुंडली में, या वर्गोत्तम हो, जिस राशि पर जो ग्रह बैठे हो नवमांश कुंडली में भी उसी राशि पर बैठने से वर्गोत्तम होंगे। तो ऐसे स्थिति बनता है तो ये आपका अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा। आप कुंडली में देख रहे हैं ये आपका उच्च का होकर के बैठा हो या मित्र का राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण में, लेकिन नवमांश कुंडली में कहीं ना कहीं वो शत्रु राशि में नीच का होकर के बैठा हो तो वो श्रेष्ठ फल देने में असमर्थ होगा। और दूसरी बात, सूर्य से अगर गुरु और शुक्र या अन्य जो भी ग्रह अस्त हो रहे हो तो उनका अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, ये हमें जानना चाहिए। अस्त होगा तो फल देने में फल शून्य कहा गया है, अस्त ग्रह बिल्कुल फल देने में असमर्थ होगा। ये पॉइंट को जरूर नोट करना चाहिए। समझ में आया? जी गुरुजी। जी। तो यहाँ आपको तुरंत मुंह जबानी याद होना चाहिए सूर्य के सामने कौन से ग्रह कितने डिग्री पर ये अस्त होते हैं। गुचाबु शासुमा अर्थात 11, 12, 13। गुरु 11 डिग्री पे अस्त होता है, चंद्रमा 12 डिग्री पे अस्त होता है और वो 13 डिग्री पर। तो यहाँ चंद्रमा को रहित, चंद्रमा को छोड़ करके, और इसमें और दूसरी बात क्या है कि इसमें ग्रहों का डिग्री आपको तुरंत अस्त का, जैसे कि मान लीजिए अस्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ देवगुरु सूर्य जो है सिंह राशि पर बैठा है, आपका 25 अंश पर बैठा है। ठीक है, अब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि पर, अगली राशि पर आपका 3 डिग्री पर बैठा है। तो देवगुरु बृहस्पति 11 डिग्री पर अस्त हो जाता है, तो 25 डिग्री से 30 डिग्री में परिणत होने में 5 अंश इधर बचा, इधर 3 अंश बचा, तो 5, 3, 8 अंश। तो सूर्य ने देवगुरु बृहस्पति को अस्त कर दिया, तो ये श्रेष्ठ परिणाम देने में असमर्थ होगा। इस प्रकार से सूर्य अगली राशि में बैठा, जिस राशि पर बैठा हो उससे अगली राशि वाले को ग्रहों को भी अस्त कर सकता है, पिछले राशि वाले को ग्रहों को भी अस्त कर सकता है। इसको जरूर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। और कोई भी ग्रह अपने उच्च राशि का जो बताया गया है, मूल त्रिकोण का अंश बताया गया है, उसको छोड़ करके 0 से 6 अंश तक सम चाहे विषम राशि में हो और 24 से 30 अंश तक सम विषम राशि हो, तो वो अपने उच्च मूल त्रिकोण का छोड़ करके, स्वराशि का छोड़ करके अन्य राशि में श्रेष्ठ परिणाम देने में असमर्थ होगा। ये जरूर करना चाहिए। ठीक है, अब बुधादित्य योग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें एक जो अस्त का जो दोष जो है बुध को अधिकतर नहीं लगता है, क्योंकि बुध और सूर्य हमेशा आसपास में रहते हैं। बुध इतना प्रभाव इसको अस्त होने पर भी दोष नहीं लगता है बुध को, ऐसा विद्वानों ने बताया गया है। अब आइए बुधादित्य योग के बारे में जानते हैं। बुधादित्य योग का तात्पर्य, बुध का तात्पर्य बुध ग्रह, आदित्य का तात्पर्य होता है सूर्य। सूर्य और बुध एक ही राशि पर स्थित होते हैं तो उसको बुधादित्य योग कहते हैं। यदि जन्म कुंडली में बुध एवं सूर्य की युति हो तो बुधादित्य योग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक अति बुद्धिमान, कार्य करने में दक्ष और अच्छी प्रतिष्ठा वाला होता है। अर्थात सूर्य अग्नि का कारक है, अर्थात ज्ञान का प्रकाश तत्व है, और बुध क्या है, वाणी, विवेक का तत्व, विवेक का कारक। ये दोनों का संगम होता है तो व्यक्ति अत्यंत जो है बुद्धिमान होता है, कुशाग्र बुद्धि का होता है। अगर अस्त नहीं होगा तो सर्वश्रेष्ठ जानना चाहिए। उच्च का मूल त्रिकोण स्वराशि का होकर के केंद्र त्रिकोण में ऐसा युति हो तो श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होगा। सामान्यतः कोई भी यदि ग्रह सूर्य के पास होता है तो अस्त हो जाता है, जिसके कारण शुभ परिणाम देने की क्षमता खो देता है। लेकिन बुध एक अपवाद है। यद्यपि बुध को भी इस योग का शुभ परिणाम देने के लिए सूर्य के अत्यधिक निकट नहीं होना चाहिए।
बहुत से विशिष्ट लोगों, गणितज्ञों एवं इंजीनियरों की कुंडली में बुध अस्त होता है। इस योग का केंद्र त्रिकोण अथवा एकादश भाव में होना गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य होने का एक शास्त्रीय योग होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति गणित इत्यादि विषयों के इंजीनियर इत्यादि अर्थात प्रखर वक्ता भी हो सकते हैं। ऐसे अच्छे शिक्षक भी ऐसे माना गया है, अच्छा सलाहकार भी हुए हैं, अच्छे लीडरशिप करने वाले अर्थात गणों के अग्रगण्य भी होते हैं। आईपीएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी जो भी ऐसे भी अच्छे जो है बुधादित्य योग भी देखा गया है ऐसे अधिकतर कुंडलियों में। अर्थात सूर्य के गुरुजी, अधिकतर। हाँ गुरुजी बताइए। कभी नवमांश में फिर बुध अलग जगह बैठ जाए तो फिर सूर्य के साथ ना बैठे तो भी बुधादित्य योग माना जाएगा, लेकिन नवमांश कुंडली में भी बुधादित्य योग माना जाएगा अगर दोनों का युति नहीं होने पर भी। लेकिन श्रेष्ठ कब होगा, बात आएगा ना। अब परीक्षा देने के लिए तो 100 लड़के बैठे हैं कमरे में, भाई 100 को तो 100 नंबर में तो पास तो हर कोई नहीं होंगे ना। तो उसके लिए अब जो ये बुधादित्य योग बन रहा है उच्च का होकर के बन रहा। अब मान लीजिए बुध जो है कन्या राशि पर 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक परम उच्च का होता है। तो कन्या राशि पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा हो। अब नवमांश कुंडली में भी बुध अपने कन्या राशि पर ही बैठा हो तो ये अच्छा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला। समझ में आ रहा है, वर्गोत्तम हो गया वो। अगर आपका जो है सूर्य की राशि पर बुधादित्य योग बन रहा हो और आपका बुध जाकर के नवमांश कुंडली में मीन राशि पर बैठा है तो ये अच्छा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में मीन राशि में जाकर के बुध नीच का हो गया। अब नवमांश कुंडली में बुध जाकर के अपने राशि पर उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो, क्योंकि कन्या राशि पर बुध 0 अंश से लेकर के 15 अंश तक परम उच्च का होता है। 15 अंश एक कला से लेकर के आपका 20 अंश तक मूल त्रिकोण होता है और 20 अंश एक कला से लेकर के 30 अंश तक स्वराशि होता है। अगर बुध अपने कन्या राशि पर ये तीनों स्थिति में हो, या आप ऐसा कहें कि बुध अपने मित्र की राशि पर हो। बुध का मित्र राशि कौन कौन से, शुक्र और शनि की राशि, वृष राशि और तुला राशि और मकर और कुंभ राशि। तो मित्र की राशि पर हो तो अच्छे परिणाम देंगे। केंद्र त्रिकोण में हो तो आपका नवमांश कुंडली में भी अच्छी बात है। त्रिक भाव में 6, 8 और 12 भाव में स्थित न हो तो अच्छे परिणाम। ये कैटेगरी आपको ढूंढना है, आपको अवलोकन करना है। इसके साथ अवलोकन करने के साथ साथ में ये व्यक्ति के आपको मित्र कैसे लोग हैं। वर्तमान आप स्थिति देखेंगे, समयश्च समता में थी, विशिष्ट विशिष्टता। ज्योतिष का तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप कुंडली मात्र देख करके फलित करें। वर्तमान परिस्थिति को देखें, उसका जातक का जन्म कहाँ हुआ है, उसका मित्र बंधु बांधव कैसे हैं, कैसे परिवार का व्यक्ति है, तो व्यक्ति कैसा हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका भी जरूर अध्ययन करना चाहिए। अपने बंधु बांधव, आप किसी भी व्यक्ति का बंधु बांधव को देख करके भी आप उसका बुद्धि का आकलन लगा सकते हैं। ये सारा सब चीज अवलोकन करके भूतकाल के अनुसार गुरुजी ना, वर्तमान भूतकाल का अर्थात वो व्यक्ति का मित्र कैसे मित्र हैं। संग दोष भी आपको देखने से भी, ज्योतिष कुंडली तो आपने देख लिए, वर्तमान उनके मित्र कैसे किसके साथ उठना बैठना इत्यादि आपको मालूम चल जाए, उससे भी आप आकलन लगा करके आप अवलोकन करके चिंतन वर्णन करके फलित करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा विद्या है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का चिंतन करके फल कथन जो कहता है वो सटीक होता है। ऐसा नहीं है पुस्तक में जैसा लिखा है वैसा ही बताना है। ये तो अनुभव, जो भी विद्वान हुए हैं, ज्योतिषी हुए हैं, वो समय समय पर अपना अनुभव व्यक्त करते हैं अपने ग्रंथों में, वो लिखते रहते हैं। हमने ऐसा कुंडली देखा तो ऐसा ऐसा पाया तो ऐसा मिला हमें, तो वो चीज को भी जरूर हमें ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो आपको मालूम चल गया बुधादित्य योग के भी बारे में, किसी को कोई कंफ्यूजन हो? नहीं अब ये बुधादित्य योग भी श्रेष्ठ कब होगा, और श्रेष्ठ मान लीजिए
बुध और सूर्य की युति हो, ठीक है, और इसमें शुक्र, गुरु और चंद्रमा इनकी पूर्ण दृष्टि हो, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं हो इनके ऊपर। बुध और सूर्य के ऊपर शुक्र, गुरु और चंद्रमा इनमें से एक का, दो का या तीनों शुभ ग्रहों का पूर्ण दृष्टि हो, पाप ग्रहों का दृष्टि नहीं हो, पाप ग्रहों का युति नहीं हो, तो अच्छे परिणाम और अच्छा होगा। ठीक है, समझ में आया? जी गुरु जी। तो आज हमने कितने योग के बारे में जाना? 4 योग के बारे में, वेशी, वाशी, उभयचरी और बुधादित्य योग के बारे में। ठीक है, कोई भी योग को देखने से पहले आपको जरूर ये आकलन लगाइए, वो अपने उच्च का राशि में बना रहा है, मूल त्रिकोण में बना रहा है, या स्वराशि में बना रहा है, केंद्र में बना रहा है, या त्रिकोण में बना रहा है, 6, 8, 12 में बना रहा है, तो उसमें परिणाम में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको अब अवलोकन करना चाहिए। अब कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, कितने पाप ग्रहों की दृष्टि है, ये भी जरूर करना चाहिए। कितने पाप ग्रहों के साथ युति है, कितने शुभ ग्रहों के साथ युति है, ये भी जरूर करना चाहिए। और सूर्य के साथ में बैठ करके तो अस्त नहीं हो रहा है, सूर्य के अत्यंत निकटतम, अब मान लीजिए सूर्य जो है बैठा है आपका 15 डिग्री पर, अब वो जाकर के 13 डिग्री पर बैठा है, तो ये निकटतम हो गया, 2 डिग्री दूरी है, तो ये अच्छा परिणाम नहीं देगा, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए सूर्य 15 डिग्री पर बैठा है, बुध जाकर के 17 डिग्री पर बैठा है एक ही राशि पर, तो 2 डिग्री का डिस्टेंस से आगे पीछे, तो थोड़ा दूरी होगा तो श्रेष्ठ परिणाम होगा। वैसा ही कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री आया, प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री का जो महत्व होता है वो घट जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि मान लीजिए कोई प्रसिद्ध मंदिर है, उस मंदिर के सामने बड़ा मंदिर आप क्यों न बना दे, कोई शक्तिपीठ, मान लीजिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन में, उसके पास में ही शंकर जी का एक भव्य मंदिर बना दिया जाए, उसका महत्व कभी नहीं घटेगा। वो महाकाल मंदिर है, उसका जो महत्व है उसको महत्व को आधा को कम कर देगा, क्योंकि वो ज्योतिर्लिंग है, स्वयं जो है विद्यमान है, स्वयं प्रतिष्ठित है। तो उसी प्रकार अगर किसी जगह में मंदिर नहीं है तो वहां बनाया जाता है, तो उसका महत्व अलग ही होता है। ठीक उसी प्रकार जो होता है ऐसा हमें समझना चाहिए। अब जो है लक्ष्मी योग के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से कुंडली में लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। तो जैसा कि इस योग के नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि धन की देवी का नाम, यह योग अतुल्य धन संपत्ति उत्पन्न करने वाला होता है। इस योग में लग्नेश और नवमेश शामिल होते हैं। यदि कुंडली में ये दोनों ग्रह बलवान होकर केंद्र एवं त्रिकोण में अपनी उच्च राशि अथवा स्वराशि में स्थित हो तो लक्ष्मी योग होता है। इस योग के बनने के संबंध में निम्नलिखित 3 अन्य विचार होते हैं। तो यहाँ बताया गया है आपका कुंडली में लग्नेश और नवमेश भाग्य और शरीर। ठीक है, लग्न से हमें देह, रूप, ज्ञान, वर्ण, सुख दुख, बलाबल इत्यादि, और नवम से जो है भाग्य, धर्म, कर्म इत्यादियों का विचार किया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं लग्नेश और नवमेश राशि परिवर्तन अथवा दोनों की युति होनी चाहिए। मान लीजिए कुंडली में नवम भाव का अधिपति और लग्न भाव का राशि का स्वामी लग्न में बैठे हो या नवम भाव में बैठे हो, इनका जो अंश 0 से 6 अंश नहीं होना चाहिए और 24 से 30 अंश नहीं होना चाहिए। अपने उच्च मूल त्रिकोण राशि स्वराशि को छोड़ करके अन्य राशि में ये जो है इसमें कमजोर हो जाते हैं ये। ठीक है, तो उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वराशि का हो करके ऐसा योग बन रहा हो तो अच्छा परिणाम है। दूसरी बात, अर्थात लग्नेश के राशि में नवमेश बैठा हो और नवमेश के राशि में लग्न बैठा, अर्थात राशि परिवर्तन करके योग बना रहा, तो ये एक आपका
लक्ष्मी योग का सूचक है। दूसरा कह रहे हैं लग्नेश बली होकर स्थित होना चाहिए और नवमेश केंद्र में होना चाहिए। लग्नेश बली कब होगा? उच्च का होगा, मूल त्रिकोण का होगा, स्वराशि का होकर के लग्न में बैठा हो और नवमेश आपका केंद्र में बैठा हो, तो ये योग होगा। तो नवमेश का भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब तीसरा बता रहे हैं, तीसरा क्या बता रहे हैं? शुक्र और नवमेश को बली होना चाहिए तथा केंद्र त्रिकोण में स्वराशि या उच्च राशि का होना चाहिए। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है और लग्नेश भी आपका और नवमेश जो है स्वराशि का और उच्च राशि का केंद्र में होना चाहिए या आप त्रिकोण में। त्रिकोण का तात्पर्य पंचम नवम में स्थित हो, लग्न चतुर्थ आपका सप्तम और दशम में स्थित होने पर आपको जानना चाहिए। इस योग में जन्मा आकर्षक, भाग्यवान और यशस्वी और धर्मात्मा होता है। तो इस प्रकार से लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। लक्ष्मी योग का निर्माण आपने जाना लग्नेश और नवमेश का राशि परिवर्तन और नवमेश दोनों होने चाहिए, बली और उच्च के। उच्च का हो या स्वराशि का होकर के केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, दोनों ग्रह शुक्र और नवमेश दोनों की मात्र नहीं, दोनों का। देखिए दूसरी बात ये जो बोल दिया है ना, उच्च का नवमांश में हो, इतने से ही सूत्र में आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। अब इतने सूत्र से आपको आकलन क्या लगाना चाहिए? इसमें पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होनी चाहिए। पहली बात, पाप ग्रह दो या दो से अधिक पाप ग्रहों की दृष्टि अथवा युक्ति भी अच्छा संकेत नहीं है, वो ग्रह पीड़ित हो जाता है। ठीक है, पाप कर्तरी योग नहीं होना चाहिए, अर्थात जो ग्रह उच्च का होकर के बैठा है दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ करके पाप कर्तरी योग नहीं बन रहा हो, तो फिर वो रिजल्ट देने में असमर्थ होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को आपको इतने सूत्र में आपको समझना चाहिए कि लग्नेश और नवमेश जो है पाप ग्रहों के साथ युति न हो, पाप ग्रहों से पाप ग्रहों से दृष्टि से पीड़ित न हो, तो ऐसे स्थिति में वो पीड़ित होगा तो फल देने में असमर्थ होगा। सूर्य से अस्त न हो रहा हो, तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों को 6 योगों के बारे में बताया गया। लक्ष्मी योग, बुधादित्य योग, उभयचरी योग 3 ये हो गया, वासी और वेशी 5 योगों के विषय में चर्चा हुआ। ठीक है, गुरुवार पर वीडियो सेंड कर दिया करें कृपया, आप भी रिपोर्टिंग वाली निवेदन है आपसे। गुरुजी जो रिकॉर्डिंग वो आनी है, 3 नोट भी करनी है। आप पढ़िए, नोट बनाइए, वीडियो मिलेगा। अभी एमबी खत्म होने के कारण मैं नहीं डाल रहा हूँ। मेरा दूसरा जो है विद्यालय का क्लास चल रहा है, तो इसलिए एमबी खत्म होने के कारण नहीं डाल रहा हूँ। मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आज मैं डाल दूंगा सारे वीडियो, मैं कोशिश करता हूँ डाल दूंगा। तो ये आपको सूर्य से बनने वाले योगों का जरूर विचार करना चाहिए। तो आगे फिर पढ़ाएंगे आप लोगों को टोटल अभी कितने कितने योग हो गए। काल सर्प योग हो गया, मांगलिक दोष हो गया, विपरीत राजयोग हो गया, नीच भंग राजयोग हो गया, तो चंद्रमा से 9 प्रकार के योग हो गया, और सूर्य से भी आपका 5 प्रकार के योग आज हो गया। टोटल आपका 14, 15, 16 और 17, 18 और 20 करीब योग लगभग पहुंच चुका है। तो आपको ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो राजेंद्र शर्मा जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।